बच्चों हम लोगों ने जो है कल बेटा कोलिजन थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट देखा है ना। तो कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी है और जो आर्हीनियस इक्वेशन है उससे भी जुड़े हुए कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है बेटा कि वो हम लोग थोड़ा सा एक दो लेक्चर के बाद देखेंगे। आज दो और छोटे छोटे टर्म आप समझें, तब तक आप इस चैप्टर से और करीब से जुड़ जाएंगे। तो हम आपसे आज डिस्कस कर देते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जैसे पहली चीज आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी है ना, तो सिंपल सी बात है। अगर इसको हम लोग डिफाइन कर दें व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है ना इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसको जो है लिख दिया जाए, है ना। तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन एट वन टाइम, राइट। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनीशन है, नंबर ऑफ reactant molecules taking part in the elementary step of a valence reaction, right। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या है तो उसको हम डिफाइन करते हैं और आपसे हम बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। तो फ़ायदे की बात तो बेटा इस एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में या इस प्रकार से जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाते हैं लोग। सिर्फ कुछ पॉइंट हैं जिनको बिल्कुल शॉर्टकट में मैं लिख दूंगा आफ्टर डिफिनीशन, वही उतना पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ओरली कुछ बता दूं तो बेटा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी जान जाते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में इसका उपयोग कर लिया जाता है। यानी कोई भी चाहे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो या जो है आप कह सकते हैं कोई और नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन हो, उसमें जो आप बहुत सिंपल सी बात समझ लें कि जब तक हमें मॉलिक्यूलरिटी नहीं पता है तो तब तक उसकी क्लियरिटी कम रहती है ना। तो यानी केमिकल काइनेटिक्स को दो प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक तो मॉलिक्यूलरिटी को यूज करके और दूसरा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यूज करके। तो मोटे तौर पर अगर हम एक आपके दिमाग में एक आइडिया बनाना चाहें तो हम इसको पहले मिटा ही दें। हम ये आपको बता दें कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी दो विशिष्ट टर्म के रूप में होती है। तो ये आपके दिमाग में पिछले लेक्चर से इस लेक्चर को जो जोड़ने वाला कार्यक्रम है, उस पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि कोलिजन थ्योरी हमें कुछ पॉइंट बता रही है ना, कुछ पॉइंट बता रही है जो हमें ये समझाने में हेल्प कर रहा है कि ये रिएक्शन होते क्यों हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि स्टडी केमिकल काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन, हमें ये पता है। एक छोटा सा चार्ट आपके बीच में कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा आपको। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है ये हमारा, केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स। तो भैया इसकी जो स्टडी है, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी दो टर्म में की जाएगी। स्टडी है ना, इसकी स्टडी दो टर्म के माध्यम से की जाएगी। उसमें एक पहला टर्म है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी,
और दूसरा टर्म है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक चार्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स की जो स्टडी होगी वो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बात आप बिल्कुल गहराई से समझें कि किसी भी रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है, इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैकेनिज्म को लिख करके बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है ना। तो बाई मैकेनिज्म के द्वारा क्या करना, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, बेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो बेस्ट प्रोडक्ट, ये लास्ट गोल है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, है ना। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो अंतिम उद्देश्य है इस चैप्टर का, तो वो कुछ ऐसा है। और केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी, केमिकल काइनेटिक्स किसी रिएक्शन की स्टडी होगी। किसकी स्टडी होगी, रिएक्शन की स्टडी होगी। और ये दो टर्म में की जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो इससे आपको जो है क्या पता चल रहा होगा इस टर्म का इम्पोर्टेंस। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हर जगह, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है मैकेनिज्म को समझने में, है ना। तो चलिए हम मॉलिक्यूलरिटी के विषय में अब वो पॉइंट जान लेते हैं जल्दी से फटाफट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग फटाफट उस पॉइंट को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहले तो मॉलिक्यूलरिटी ये है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, अब हेडिंग आपकी आ गई मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ से जो है आप समझ लें इस चीज़ को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules, number of reactant molecules collide, number of reactant molecules, number of reactant molecules which collide at one time, at one time, at one time in any balanced elementary reaction. Number of reactant molecules which collide at one time in any balanced elementary reaction, elementary reaction, है ना, elementary reaction। तो ये डिफिनेशन है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कुछ कोलाइड, यानी वो नंबर है। ये क्या है, नंबर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर है ना। तो जैसा कि इंट्रो में हमने जो है थोड़ा सा चर्चा किया था, तो हम फटाफट देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड एट वन टाइम इन एनी बैलेंस्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ कामा लगा करके लिख दें, इज नोन एज, चलिए इसको फुल स्टॉप को हम कामा बना देते हैं। तो इज नोन एज
molecularity of the reaction is known as molecularity of the reaction, molecularity of the reaction। ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर रिएक्शन जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं, यू कैन से थ्री टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ जो मेन पॉइंट हैं हम उनको फटाफट देख लें। तो ये नंबर है ना। और अगला जो जरूरी पॉइंट, ये डिफिनीशन हमने लिख दिया, ये डिफिनीशन आप इसे बोल सकते हैं। इसके कुछ जरूरी पॉइंट जो फटाफट लिख लिए जाएं। तो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होती है वो, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आप फटाफट लिखें। तो जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू होती है वो होल नंबर में होती है, जीरो नहीं होती। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी is value of molecularity may be 1 2 or 3 4, may be 1 2 3 or R4 है ना। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में भी 1 2 3 और 4 है ना। तो ये ऐसी मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की हो सकती है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है किसके लिए डिफाइन है, किसी रिएक्शन के लिए है ना। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड फॉर रिएक्शन है ना। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर रिएक्शन है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। इसकी वैल्यू जीरो या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं संभव है ना। तो जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। तो वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी cannot be zero or फ्रैक्शनल वैल्यू मीन्स जीरो, या जैसे हाफ, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हाफ हो, 3/2 हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शनल कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। तो ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी है ना। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बेस पर जो यू कैन से जो रिएक्शन है, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे हम ये भी इसमें लिख सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस में भी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर है ना। तो चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फटाफट। जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा यहाँ पर ए, तो NH4 NO2, NH4 ये रिएक्शन में कई बार लिख रहा हूँ। NH4 NO2 जो है वो N2 प्लस वाट, N2 प्लस H2। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की मीनिंग क्या हुई, इसका मतलब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी दिस विल बी इक्वल टू 1 है ना। ए बी पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं। बी में क्या है, जैसे H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI,
तो यहाँ पर मालिकुलरिटी क्या है, ये बाई मालिकुलर रिएक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे, बाई मालिकुलर रिएक्शन। और इसकी जो मालिकुलरिटी है ना, इसकी जो मालिकुलरिटी है ये 2 है। जैसे सी हमने लिख दिया, तो सी लिख दिया हमने ट्वाइस NO प्लस क्या O2, ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO2। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। और हम इसके विषय में क्या बोलेंगे कि इसकी जो मालिकुलरिटी है, अब यम से आप समझ लें यहाँ पर, हालांकि इसको मालिकुलरिटी को यम से डिनोट नहीं करते, लेकिन अब आपका समय बचाने के लिए अपना भी, तो यहाँ पर ये ट्राई मालिकुलर मीन्स मालिकुलरिटी इसकी 3 हो गई। अब हम एक बात ये समझाना चाहते हैं, और वो भी कोलिजन थ्योरी के हेल्प से ही आप समझ पाएंगे, कि एक पॉइंट है कि रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिनकी मालिकुलरिटी 3 या 3 मीन्स 4 या 4 से अधिक है, तो उसका नंबर बहुत कम है ना। तो ऐसे रिएक्शन जिनकी मालिकुलरिटी 4 या 4 से अधिक हो, उनका नंबर बहुत कम है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे भी, समझेंगे भी, है ना। तो मालिकुलरिटी, रिएक्शंस ऑफ मालिकुलरिटी, ये पॉइंट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रिएक्शंस ऑफ मालिकुलरिटी reactions of molecularity of 4 OR are greater than 4 मीन्स ऐसे रिएक्शन जिनकी मालिकुलरिटी 4 या 4 से अधिक हो, रिएक्शंस ऑफ मालिकुलरिटी ऑफ 4 आर ग्रेटर देन 4 आर रेयरेस्ट इन रेयर, है ना, आर रेयरेस्ट इन रेयर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कि ऐसे रिएक्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसका रीजन ये है कि हमने जो समझा है, इसके रीजन को एक्सप्लेन यहाँ किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी पढ़ लिया है, तो उसमें बहुत साफ साफ ये बात है कि भाई मॉलिक्यूल टकरा करके ही रिएक्शन करते हैं। तो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे भाई रिएक्शन तभी होगा, नहीं टकराएंगे रिएक्शन नहीं होगा। तो टकरा करके वो जो ओल्ड बॉन्ड है टूटना चाहिए, और उसी टकराने से मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिलनी चाहिए, उसी टकराने से ही मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिलनी चाहिए, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो आप बहुत सिंपली यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि देख लें आप केस 1, ये केस 1। तो केस 1 जो है, देखिए अगर आप इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल आपस में टकराता है ऐसे, है ना, अगर ये मॉलिक्यूल आपस में ऐसे टकराते हैं ऐसे, तो यहाँ बॉन्ड टूटने का चांस पूरा है ना, यहाँ पर बॉन्ड टूटने का चांस पूरा है। तो यहाँ रिएक्शन होगी बहुत आराम से, रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन पॉसिबल है। अब कोई एक मॉलिक्यूल है ना, कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि टूट गया, जैसे ये हमने लिखा, ये मॉलिक्यूल है, ये स्वयं ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, और ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद ये प्रोडक्ट में बदल गया, जैसा ये रिएक्शन आप बगल में देख रहे हैं। तो यहाँ भी इसके होने का चांस है,
मीन्स ये बाई मालिकुलर यानी मालिकुलरिटी 2, यहाँ मालिकुलरिटी 1। अब अगर यू कैन से केस 2, है ना, केस 2, ये भी पॉसिबिलिटी है। केस 3 की अगर हम बात करें, केस 3, तो अगर ऐसा भी मालिक्यूल मान लीजिए कोलाइड कर रहा हो, सपोज करिए ऐसा मालिक्यूल अगर कोलिजन कर रहा हो, ऐसा मालिक्यूल एक हो और एक जो है ये आपका ऐसा मालिक्यूल हो, या हम जो है इसको ऐसे बना देते हैं, मुझे लग रहा है आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे एक मालिक्यूल ये है, एक ये है और एक ये है। अगर हम इसमें कोलिजन करवा रहे हैं, है ना, अगर हम कोलिजन करवा रहे हैं तो यहाँ जो है वो एक इफेक्टिव टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पॉसिबल है। तो इस तीनों केस में, हालांकि ये मालिकुलरिटी थर्ड वाला भी ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल है, इफेक्टिव कोलिजन इज पॉसिबल। तो लेकिन अगर ये चार मालिक्यूल, देखिए अब चित्र फिगर बनेगा तो उससे आप केस नंबर 4 हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने कि ऐसे रिएक्शन जिनकी मालिकुलरिटी 4 या 4 से अधिक है, ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कोलिजन थ्योरी के बेस पर कि ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं होते जिनकी मालिकुलरिटी 4 या 4 से अधिक है। तो सबसे ज़्यादा तो इफेक्टिव कोलिजन अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर सोचे तो इसी का हो सकता है। ये टूटेगा आपस में, तीन भी कोलाइड करके पुराने बांड को ब्रेक कर देते हैं और नया बांड बन जाता है। लेकिन 4 वाला जो केस नंबर 4 है, तो ये रेयरेस्ट इन रेयर में चला जाएगा। अगर जैसे हमने जो है 4 मालिक्यूल ऐसे बना दिया, ये 4 मालिक्यूल, अब हम सोच रहे हैं कि ये आकर के टकराएंगे, तो इनका जो कोलाइडिंग सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में आप सोचें, जब ये चारों टकराएंगे आपस में, तो इनका जो कोलाइडिंग सरफेस एरिया है, कोलाइडिंग सरफेस एरिया, है ना, कोलाइडिंग सरफेस एरिया ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यानी जो जहाँ ये टकरा रहे हैं उसका जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज वेरी लेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, बहुत ज़्यादा कम है कि यहाँ पर क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। तो यही वो रीजन है कि ऐसे रिएक्शन का नंबर बहुत कम है ना। रिएक्शंस ऑफ मालिकुलरिटी ऑफ 4 आर ग्रेटर देन 4 आर रेयरेस्ट इन रेयर, तो ये बहुत कम है ना। तो मालिकुलरिटी के रिस्पेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए, तो वो ये है बेटा कि ये जो मालिकुलरिटी है ये किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना। तो मालिकुलरिटी को कैलकुलेट करने का तरीका कि वी कैन कैलकुलेट दी मालिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग, है ना, किसी भी बाय ऑब्जर्विंग स्टेप्स, एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। तो पहले तो छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे चलिए इसमें हम लोग एक साथ लिखते हैं ए बी करके। तो मालिकुलरिटी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सारे एलिमेंट्री स्टेप की मालिकुलरिटी को अगर हम ऐड करें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख करके आप जो है निकाल सकते हैं कि उसकी मालिकुलरिटी भाई 2 है कि 3 है, क्या है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है
है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हो सकता है कि बहुत सारे क्या शामिल हों, एलिमेंट्री स्टेप शामिल हों, और हर एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो सकती है। और हम अगर ऐसा करना चाहें कि सारे एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को ऐड करके हम ये कहना चाहें कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मीनिंगलेस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ना। तो वी कैन डिटरमाइन बी कैन डिटरमाइन we can determine molecularity by observing what, by observing mechanism of reaction, है ना। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को देख करके हम मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। बी पॉइंट में क्या है, अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और फिर उस रिएक्शन को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो उसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है हम उससे डिटरमाइन कर लेंगे। एक पॉइंट ये भी हो गया। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सी पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। तो अगर कोई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लीजिए क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई एलिमेंट्री स्टेप होंगे, कई एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे, है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हो सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट्री स्टेप्स, ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन या स्टेप एक ही बात है, ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन may have same or different, may have same or are different, may have same or are different molecularity, different molecularity। कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके सभी ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन में हैव सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी, तो उनका वो सारी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी सेम या डिफरेंट हो सकती है। अब जो सारे एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी का सम, ये मीनिंगलेस कंसेप्ट है ना। सम ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ all elementary steps, D, sum of the molecularity of all elementary steps of any complex reaction, for any complex reaction is meaningless, for any complex reaction is meaningless। देखिए ये बातें मैं लिखा जरूर हूँ, मैं बुक से भी समझाया हूँ, तो सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। असल में हमें जानना है रिएक्शन की मैकेनिज्म, हमें ये हम वही चीज जानेंगे जिसमें हमारा फायदा है। तो मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को हम ऐड करें तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सारे एलिमेंट्री स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी को ऐड करके उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को बताने का कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि उससे फायदा ही नहीं है, उसको बताने का कोई
उद्देश्य भाई फ़ायदा नहीं, इंसान जो है फ़ायदे से ही सारे काम करता है ना। तो ये कुछ और पॉइंट थे जिनको आपको जानना चाहिए। और किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम नहीं बता सकते, और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है ना। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एंड मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना। तो ये बात भी आपको लिखना चाहिए सुन करके। चलिए अब हम इसको लिखेंगे नहीं, रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, आप सुन करके आराम से लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। चलिए अच्छा लिख दे रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी इज theoretical value, theoretical value। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। देखिए आपको उबना नहीं है, अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो हमने इतने सरल भाषा में एक्सप्लेन किया है। और इस समय 9th से बच्चे जो है इतने काबिल हो जाते हैं कि उस चीज़ को अगर बार बार आप सोचें तो उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो ये कोई यू कैन से कि आपको उबना नहीं है। अब मेरे सामने ये चैलेंज है कि यही सेंटेंस पूछे जाएंगे जेईई और नीट के एग्जाम में, है ना। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो ये सारे सेंटेंस उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ऐसे एक दो बार सुनेंगे तो बहुत सरल है, और किसी भी बच्चे को ये याद नहीं करना पड़ता है, ये समझने वाला प्रोसेस है। तो हमने क्या बताने का प्रयास किया कि मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू, और कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसको देख करके हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी को नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट determine, we cannot determine the molecularity of any complex reaction, है ना। हम फास्ट लिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसे हम बाई ऑब्जर्विंग, है ना, हम देख करके बाई ऑब्जर्विंग, अगर हम हमारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है बाई ऑब्जर्वेशन, तो हम जो है बाई ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को नहीं बता सकते, है ना। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। और हमने मॉलिक्यूलरिटी के विषय में आपसे चर्चा किया, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात आपसे शेयर कर दूं कि मॉलिक्यूलरिटी वाला जो एक जुड़ा हुआ मॉलिक्यूलरिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा और होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मॉलिक्यूलरिटी के संबंध में सारे पॉइंट लगभग आपको बता दिए हैं, है ना। एग्जाम में यही पॉइंट आपके लिए काम के हैं, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो। तो यहाँ से हम जो है एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, तो वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम यहाँ डिटेल में फटाफट समझेंगे और देखेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम मिटा देते हैं, राइट। तो जल्दी से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, और लिखने के लिए तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपके नज़दीक पहुंचेगा कंसेप्ट।
है ना। तो एक बार तो जरूर पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए, कापी कलम लेकर के ही लेक्चर देखना चाहिए। भाई अगर आप थोड़ा तेज पढ़ सकते हैं तो 1.5x पर या 2x पर चलिए, है ना। लेकिन समझने के लिए और फील लाने के लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी के फ़ायदे बहुत सारी जगह हैं। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का अंतिम रूप देने के लिए मॉलिक्यूलरिटी बहुत आवश्यक है ना। तो इस प्रकार से आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। जो क्वांटम एस्पेक्ट है या और जो थर्मोकेमिकल एस्पेक्ट है, तो उस सब में भी मॉलिक्यूलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपके सिलेबस में इसके इम्पोर्टेंस की बात नहीं की गई है, बल्कि इससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं उन पर बात की गई है। और एक बात तो बहुत क्लियर होती है कि अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि मॉलिक्यूलरिटी से फायदे बहुत से हैं, एक दो फायदा नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये बिना काम का है और यह सिलेबस में दिया गया है ये बिना काम का है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, परंतु इम्पोर्टेंस जो है वो सिलेबस में नहीं है। मोटे तौर पर आपको जानना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी का इम्पोर्टेंस रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिखने में भी है। और लास्ट में जब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रूफ करते हैं, उसमें मॉलिक्यूलरिटी एक टूल के जैसे यूज होती है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जैसा हमने बता दिया कि हम इस केमिकल काइनेटिक्स को दो शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से एक था मॉलिक्यूलरिटी जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको भी हम फटाका देखते हैं, है ना। अब जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो जैसे हमने अगर कोई रिएक्शन ले लिया, मान लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन ले लिया, है ना। मान लीजिए हमने ऐसा कोई रिएक्शन ले लिया कि एन ए गिव्स सॉरी या हाँ एन ए गिव्स व्हाट एम बी, ऐसा कुछ हमारे पास अगर रिएक्शन है, तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो जो लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एन, है ना। अब अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन ऐसा कुछ लिख दिया भैया, एन वन ए प्लस एन टू बी गिव्स एम वन सी प्लस एम टू डी। अब अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आ गया तो इसके लिए भी रेट आप लिख सकते हैं। ये जो है ये इसके लिए रेट हो गया, और इसके लिए भी अगर हम रेट लिख दें तो ऐसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एन वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर एन टू, है ना। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है, ऊपर वाले में यहां पर हम ये बोलेंगे कि ये यन जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और इस वाले में जो है ये एन टू, इस वाले में जो है एन वन प्लस एन टू, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखा गया है तो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, है ना, जो पावर है, पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म ओ आर आर, ऐसा हम कुछ डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं। पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म ओ आर आर, सम ऑफ द पावर ओ आर आर, सम
of the powers, sum of the powers raised on concentration term, raised on concentration term in rate equation, in rate equation of any reaction, of any reaction, है ना। पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इसके लिए, और सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इसके लिए, इन रेट इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्शन is known as order of reaction, order of reaction। तो इस प्रकार से आप इसको चाहे तो डिफाइन कर लें, जो कि बहुत ही सरल है ना। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हमने किया। तो अब आप देख लें कि ये रेट जो है वो ऑर्डर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है ना। तो अब इसमें कुछ जरूरी पॉइंट हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा कोई रिएक्शन लिखा जाता है आपके सामने, सपोज करिए, जैसे यहाँ लिखा गया आपके सामने C12H22O11 प्लस H2O, और ये H2O अगर यहाँ लिख दिया गया एक्सेस में है, एक्सेस में, तो आपको पता है कि यहाँ बनने वाला है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ से अगर हम रेट लिखें, है ना, रेट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O पावर 0। तो यहाँ से आप देख लें कि ये इसका ये ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, है ना, इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, है ना। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एग्जांपल से समझेंगे। एक नॉर्मल डिफिनीशन हमने आपको यहाँ पर लिख करके दे दिया। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आप देखें और समझने का आप प्रयास करें। जैसे H2 प्लस Br2 एग्जाम्पल अगर हम लें, यहाँ से अगर हमने लिखा H2 प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस HBr, ट्वाइस HBr। तो यहाँ से अगर हम रेट लिखें, आप देख लें, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो यहाँ पर आप देख लें, पावर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 1 है। तो इसका मतलब ऑर्डर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n यहाँ 2 आ जाएगा भैया, n यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बहुत सारे पॉइंट से समझेंगे, इसमें कितने पॉइंट हमारे दिमाग में रुके, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि अगर कोई हमारे पास रिएक्शन है, उसका अगर हम रेट इक्वेशन लिख दें तो उसके कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर्स लगी हुई हैं उनका सम ही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो चलिए हम और जरूरी पॉइंट देखते हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की, अगर किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट दी, किसी भी रिएक्शन की अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
if the unit of rate constant, if the unit of rate constant for any reaction is given, if the unit of rate constant for any reaction is given, अगर दी गई है, then we can calculate the order of reaction, then we can calculate the order of reaction, the order of reaction। तब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लें कि अगर हमारे पास ऐसी कोई यूनिट दी गई है, मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई यूनिट दी गई है, पहला इसमें एग्जांपल हमने दे दिया सेकंड इनवर्स। अगर ये यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, ये उस रिएक्शन की यूनिट है जिसका उस रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उस रेट कांस्टेंट की यूनिट है जो रिएक्शन हमारे सामने हो रहा है, यानी के की यूनिट है ये। तो हम के की जनरल यूनिट जानते हैं, उससे हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो आपको पता है जनरल यूनिट ऑफ के, तो के की जो जनरल यूनिट है वो क्या लिखी गई, मोल 1 माइनस एन, मोल पावर 1 माइनस एन इंटू लीटर पावर क्या एन माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स, है ना। अब टाइम इनवर्स की बातें हम कर चुके हैं बार बार, इसलिए हम टाइम इनवर्स की बात करते हैं क्योंकि यहाँ सेकंड सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम इसको इससे इक्वेट कर दें, यानी हम कुछ ऐसा कर दें कि अगर ये पावर 0 हो जाएगी तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो क्या हो जाएगा ये सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब आप देख लें, तो अगर हम इससे क्योंकि इसे हम 0 लाएंगे तभी ये होगा, तो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट ये गिवन है, ये रेट कांस्टेंट जिसका गिवन है, तो वो जो भी रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये गिवन है, इसकी यूनिट ये है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास n 1 ही होगा, क्योंकि n की जगह हम 1 रख देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगी। किसी भी चीज की पावर, अगर हम यहाँ पर ये यूनिट है हमारे पास, देख लें आप, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है, इसमें n की वैल्यू को हम 1 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मोल, है ना, मोल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, n की जगह 1 रख दिया, इंटू लीटर 1 माइनस 1 इंटू, अब ये दिया गया है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स ले लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर 0 इंटू लीटर की पावर भी 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो किसी भी चीज की पावर 0 का क्या मतलब हुआ, 1, तो ये सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। देखो कितना सरल था, हमने लेकिन फिर भी पूरा समय लिया आपका, फिर भी पूरा समय इसलिए लिया कि चाहे जितना भी वीक बच्चा हो वो बिल्कुल समझ जाए। चलिए एक दूसरा और एक एग्जाम्पल करते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे करके भैया वो ऑर्डर पूछता है, ये जो है बड़ा ही बेसिक सा मामला है। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे करके वो पूछेगा रेट भैया फटाका, है ना। तो जैसे मान लीजिए रेट कांस्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, तो हमने ले लिया मोल इनवर्स, एक रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट एक ऐसा आप समझ लीजिए, पहले एक कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन चाहे वो जो भी हो, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है और इसकी जो यूनिट गिवन हुई दी गई
वो दी गई आपकी मोल इनवर्स इनटू लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका आर्डर क्या होगा? तो हम ये जनरल यूनिट जानते हैं और वो रख करके हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें इसको। अब अगर यहाँ कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ की पावर 1 है। तो अगर इस वाले से आप इक्वेट ऐसा कुछ करें कि यहाँ -1 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए, तो n की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर इस दोनों यूनिट को आप इक्वेट करते हैं तो यहाँ से वो जो रिएक्शन है उसका आर्डर 2 निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे आप तो ये -1 में हो जाएगा और यहाँ 2 रख देंगे तो इंटू लीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी यूनिट अगर गिवन हो रेट कांस्टेंट की तो उससे भी आप आराम से आर्डर निकाल सकते हैं। अगर डेटा गिवन है तब भी हम जो है क्या कर सकते हैं, आर्डर निकाल सकते हैं। अगर डेटा गिवन है तो आर्डर निकाल सकते हैं। और ये जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, तो ये 0 भी हो सकती है ना। जो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये अगला इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था कि ये जो आर्डर ऑफ रिएक्शन है, आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है, आर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है, वैल्यू तो ये आपकी 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है ना, होल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। ये सभी आर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हो सकती है। और आर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे हम रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी भी रिएक्शन का आर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का आर्डर वो वैज्ञानिक के द्वारा लेबोरेटरी में डिटरमाइन होता है ना। तो हम किसी रिएक्शन को देख करके वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, बाय ऑब्जर्विंग एनी रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन को देख करके हम उसके आर्डर को नहीं बता सकते। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और रिएक्शन के लिए लेबोरेटरी में वो डिटरमाइन की जाती है ना, बाय द साइंटिस्ट। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और आर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड इट इज डिटरमाइन। ये किसी भी रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर किसी भी रिएक्शन का आर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है तो ये साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में डिटरमाइन होगा, डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी में डिटरमाइंड होगा। बहुत मोटी मोटी बात कि आर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और किसी भी रिएक्शन का आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके डिसाइड किया जाता है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। और हम किसी भी रिएक्शन को देख करके आर्डर ऑफ रिएक्शन उसका नहीं बता सकते। हम किसी भी रिएक्शन को देख करके उसका आर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन और अच्छे से आपको समझना है
तो हम लोग उस पर क्वेश्चन लेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है वो नियर अबाउट 55 मिनट को क्रॉस कर चुका है। तो क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें आर्डर ऑफ रिएक्शन पर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, है ना।